हाय, दिस इज नीरव चौधरी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टायर इंडस्ट्री के एक कंपनी को एनालिसिस करेंगे। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर हम बालाकृष्णा इंडस्ट्री को एनालिसिस करेंगे, कंपनी की प्रोफाइल समझेंगे, कंपनी के मैनेजमेंट में कौन है, उसके बाद कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करेंगे, कंपनी का पूरा बिजनेस कैसे चलता है, कहाँ पे कितना एक्सपोर्ट होता है, उस सब चीज़ों के हम अभी इसके अंदर एनालिसिस करेंगे। उसके बाद कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, फ्यूचर में कंपनी क्या करने वाली है या फिर उनके प्रोजेक्ट्स क्या है कंपनी के मार्जिन्स बेटर करने के लिए, उसको समझेंगे। और लास्ट में कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में बात करेंगे। एंड ऑफ कोर्स, आप अगर इस चैनल के अंदर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विद कंपनी प्रोफाइल। कंपनी की प्रोफाइल को थोड़ा सा जल्दी से हम समझ लेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कंपनी 1987 के अंदर टू व्हीलर और फोर व्हीलर सेगमेंट के अंदर स्टार्ट किया था, यानी कि टू व्हीलर और फोर व्हीलर के लिए जो टायर्स बनते वो मैन्युफैक्चर करने का स्टार्ट किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस बिजनेस के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा रहता है और बहुत सारे कंपटीटर है, जैसे कि सीएट टायर हो गया, एमआरएफ टायर हो गया, टीवीएस टायर्स हो गए, बहुत सारे प्लेयर्स थे। इस वजह से कंपनी अच्छा नहीं कर पाई, कंपनी बिजनेस के अंदर अच्छा नहीं कर पाई। इसलिए 1995 के अंदर कंपनी ने डिसाइड किया अपना बिजनेस को शिफ्ट करने का OHT यानी कि ऑफ हाईवे टायर्स के अंदर उन्होंने अपना बिजनेस मूव किया। ये OHT क्या है और OHT नॉर्मल टायर्स से क्या डिफरेंट रहता है, उसको हम लेटेस्ट सेगमेंट में समझने की कोशिश करेंगे। राइट नाउ कंपनी को ओवर के अंदर हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको कंपनी के बारे में बताना चाहता हूँ। फिर मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो मिस्टर अरविंद पोदर इस कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है और उनके सन राजीव पोदर इस कंपनी को राइट नाउ आगे लेके जा रहे हैं कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के बारे में बात करें तो कंपनी के दुनिया का सबसे बड़ा OHT का प्लांट इस कंपनी का भुज के अंदर यानी कि गुजरात के अंदर है। उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर इनका प्लांट औरंगाबाद के अंदर है, राजस्थान के अंदर चोपुकी एंड भिवाड़ी के अंदर इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। कंपनी का इंडिपेंडेंट रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर भी है जो उनका खुद का है। और वो चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी क्योंकि जितनी भी कंपनियां भारत की कंपनियां, आप अगर कोई भी कंपनी को उठा के देख लेंगे, हम बहुत ही कम पैसा R&D के अंदर डालते हैं और ये कंपनी अपना खुद का एक R&D रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर चलाती है। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि R&D जिस कंपनी के पास होता है वो कंपनी फ्यूचर में बहुत ही अच्छा कर पाती है, टेक्नोलॉजी के साथ वो आगे चलती है और फ्यूचर्स में जो चीज़ें नई बनने वाली है उसके अंदर वो अपनी प्रोडक्ट डेफिनेटली रखती है। तो ये कंपनी का एक ओवरव्यू है। कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में बात करते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना और समझने का ट्राई करना क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कंपनी को एनालिसिस करने के लिए बिजनेस समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आगे वीडियो के अंदर आपको बताया, ये कंपनी OHT के अंदर, OHT सेगमेंट के अंदर काम करती है, ऑफ हाईवे टायर सेगमेंट के अंदर। इसको समझते ये OHT सेगमेंट रहता है कैसे। आप नॉर्मली जो चीज़ें अपने हाईवे पे, अपने रोड के ऊपर देखते हो, जैसे कार हो गए, ट्रक्स हो गए, बाइक्स हो गए, ये सब चीज़ें हैं हाईवे व्हीकल। इसके टायर ये कंपनी नहीं बनाती। ये हाईवे व्हीकल को छोड़ के बाकी के जो व्हीकल्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल्स एग्रीकल्चर के अंदर जो ट्रैक्टर रहते हैं, जेसीबी रहते हैं, फिर कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर, पोर्ट के अंदर, माइनिंग के अंदर बड़े बड़े क्रेन्स रहते हैं, ऐसे अदर्स जो व्हीकल रहते हैं, हाईवे को छोड़ के उसके जो व्हीकल रहता उसके उस व्हीकल के जो टायर्स रहते हैं उसको ये कंपनी बनाती है। यानी कि ये हाईली टेक्निकल इंसेंटिव, कैपिटल इंसेंटिव हो गई क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ही कम रहता है। ये इस OHT सेगमेंट को समझने के लिए ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पे हाई वैरायटी लो वॉल्यूम बिजनेस रहता है। हाई वैरायटी मतलब क्या कि आपको अलग अलग वैरायटी के टायर्स बनाने पड़ते हैं और उसका वॉल्यूम बहुत ही कम रहता है, यानी कि ये टेक्निकल इंसेंटिव और कैपिटल इंसेंटिव रहते हैं। इसलिए बहुत सारे प्लेयर्स इस सेगमेंट के अंदर नहीं है, बहुत ही कम प्लेयर है। BKT दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है, उसका ओवरऑल ग्लोबल जो मार्केट शेयर है वो 6% है। उसके बाद मिशेलिन करके आपने शायद नाम सुना होगा, वो सेकंड लार्जेस्ट बाहर की कंपनी है। कैपिटल इंसेंटिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस बिजनेस के अंदर जो आपको SKU मेंटेन करना पड़ता है, SKU यानी कि स्टॉक कीपिंग यूनिट, आपको जो मेंटेन करना पड़ता है वो बहुत ही लार्ज रहता है। इसलिए बहुत छोटे प्लेयर्स को मेंटेन नहीं कर पाते, बहुत सारे प्लेयर्स आए और वो चले गए क्योंकि वो बिजनेस मेंटेन करना, कैपिटल मेंटेन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। ऐसा कहा जाता है कि BKT जो है वो उनके एनुअल रिपोर्ट के अंदर ऐसा बताते हैं कि वो 2700 SKU मेंटेन करती है ईयरली, जो बहुत ही बड़ा है। BKT अपने प्लांट के अंदर, अपना जो भुज का जो प्लांट है उस वहाँ पे 49 इंचेस तक के टायर्स बनाती है और उसका टारगेट है 51 to 59 इंच तक के टायर्स बनाए जाए। अब ये टेक्निकल इन नेचर बिजनेस है, मेनली जो बड़े बड़े क्रेन्स हो गए या फिर ऐसे जो बड़े इक्विपमेंट हो वो मेनली डेवलप्ड कंट्री के अंदर ज़्यादा बनते हैं। तो इसका जो मेनली जो बिजनेस आता है, 100% जो रेवेन्यू आता है उसमें से 80% रेवेन्यू उनका एक्सपोर्ट से आता है। यूरोप हो गया, USA हो गया, जापान हो गया, ये उनके मेजर्स कॉन्टिनेंट है जहाँ से उनका टोटली ही बिजनेस रेवेन्यू आता है।
अब ये जो बिजनेस है वो साइक्लिकल और नॉन साइक्लिकल है। इनका जो ये मेनली एग्रीकल्चर्स हो गए, फिर इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शंस हो गए, ये बहुत चीज़ें के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मानसून सीजन कैसी आई, मानसून सीजन के ऊपर कई फार्मर्स अपना डिसीजन चेंज करते हैं कि ट्रैक्टर खरीदना है या नहीं खरीदना है। फिर जो बड़े कंस्ट्रक्शंस के इक्विपमेंट्स हो गए, वो बहुत सारी इकोनॉमिकल सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर्स अगर कम हो रहा है तो वो इक्विपमेंट भी कम जाएंगे। देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स जो इस कंपनी को अफेक्ट करते हैं। लेकिन ओवरऑल ये जो इंडस्ट्री है वो 3 to 3.5% के हिसाब से ग्लोबली ग्रो करती आ रही है। कंपनी की हिस्ट्री, कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का मैनेजमेंट और पास के स्टॉक के परफॉर्मेंस से अगर आपको स्टॉक के बारे में पूरा पता चल जाता, कंपनी के बारे में पता चल जाता, तो लाइब्रेरियन सबसे ज़्यादा करोड़पति होते, क्योंकि लाइब्रेरी में बैठ के वही डेटा एनालिसिस करते और स्टॉक को चूज़ कर लेते। आपको पास्ट हिस्ट्री, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का बिजनेस मॉडल, कंपनी की प्रोफाइल, वो कंपनी की इनसाइड, कंपनी का जो हार्ट है वो समझने के लिए आपको हेल्प करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आप जब कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट तभी ग्रो करेगा जब कंपनी फ्यूचर में ग्रो करती है, उसके जो रेवेन्यू है वो ग्रो करते हैं, टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन उनकी मेंटेन रहती है। वो अगर आप फ्यूचर्स को प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे तो आपका स्टॉक कभी भी परफॉर्म नहीं करेगा, आपका इन्वेस्टमेंट आपको अच्छा रिटर्न नहीं देगा। इसलिए हम इस सेगमेंट के अंदर समझने का ट्राई करेंगे कि कंपनी के फ्यूचर्स प्लानिंग क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कार्बन ब्लैक से। अभी कार्बन ब्लैक को समझने से पहले आपको एक चीज़, थोड़ा सा प्रोसेस रिलेटेड एक चीज़ बताना चाहता हूँ। ये जो टायर मैन्युफैक्चर होते हैं, तो टायर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी को कार्बन ब्लैक चाहिए। कार्बन ब्लैक से वो टायर मैन्युफैक्चर होते हैं। तो बीकेटी अब तक क्या करता था, उसका जो सबसे बड़ा प्लांट भुज के अंदर है, कांच के अंदर, वहाँ पे जो टायर बनाता है वो कार्बन, वो पीसीबीएल यानी कि फिलिप्स कार्बन करके एक कंपनी है गोयनका ग्रुप की, वहाँ से वो कार्बन खरीदता था और फिर उससे वो अपना टायर मैन्युफैक्चरिंग करता था। यानी कि वो रॉ मटेरियल बाहर से लाता था और फिर मैन्युफैक्चर करता था, जिससे उसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट ज़्यादा बनता था। कंपनी ने डिसाइड किया कि हम क्यों कार्बन बाहर से लाए, हम इन हाउस कार्बन का फैसिलिटी बनाते हैं कार्बन ब्लैक का, जिससे क्या होगा कि हमारा खुद का ही छोटा सा प्लांट होगा, वहाँ पे कार्बन ब्लैक बन जाएगा और उससे हम टायर बनाएंगे। तो ये डिसीजन 2016-17 के अंदर कंपनी ने डिसीजन लेना स्टार्ट किया कि हम इसके कार्बन ब्लैक का प्लांट डालें कि नहीं डालें। अल्टीमेटली 17-18 के अंदर ये डिसीजन फाइनल हो गया और 60,000 मैट्रिक टन का उनका पर एनम का कैपेसिटी का प्लांट का फर्स्ट फेज स्टार्टिंग हो गया। वो 18-19 के अंदर कमीशनिंग भी हो गया और अब कंपनी को अच्छे मार्जिन्स मिल रहे और उनका जो डिसीजन था वो आई थिंक ऑन द राइट ट्रैक था। तो उन्होंने कैपेसिटी को एनहांस किया है और अनदर 80,000 मैट्रिक टन पर एनम का कैपेसिटी का प्लांट फेज 2 का अभी इन द डिस्कशन है। अलग अलग ईपीसी के साथ उनका डिस्कशन चल रहा है। तो ऑल ओवर 2020-2021 के अंदर उनका टोटल 1,40,000 मैट्रिक टन पर एनम का कार्बन ब्लैक का इन हाउस कच्छ के अंदर प्लांट हो जाएगा, जिससे मेरे को ऐसा लग रहा है, मैंने जो उनके फाइनेंशियल देखे, 425 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट है कार्बन ब्लैक का। लेकिन उनके जो मार्जिन है ना, वो आई थिंक 3 to 4% बेटर हो जाएंगे आफ्टर 2021 के बाद। तो ये जो मार्जिन, उनका जो बॉटम लाइन है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट की मैंने बात की। चलिए अब बात करते हैं दूसरे प्रोजेक्ट के बारे में। दूसरा डेवलपमेंट ये कि अपना उनका जो भुज का जो प्लांट है, जहाँ पे वो ऑल टाइप के ओटीआर टायर बनाते हैं, वो 47 इंच तक के वहाँ पे ओटीआर टायर बनते हैं। अभी उसका जो कंप्लीट रेंज रहता है वो 51 to 57 इंच तक के टायर्स की रिक्वायरमेंट आती है, टिक्यूज आते हैं अलग अलग ओईएम से। तो उसको डिमांड को फुलफिल करने के लिए कंपनी अनदर 500 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो अपना पूरा रेंज कंप्लीट करेगा। यानी कि अब उनके पास कोई भी इंक्वायरी आती है कोई भी ओईएम से, तो उनके पास पूरा अप टू 47 इंच तक के टायर की रेंज रहेंगी। तो और अनदर एक वेयर हाउस भी बना रहे हैं ताकि वो अपने एसक्यू को वहाँ पे मेंटेन कर सके। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि कंपनी के पास एक पूरा रेंज रहेगा तो कोई भी इंक्वायरी को ना नहीं बोलेंगे, उसको यस करके उसको सप्लाई करने के लिए वो सीधे रेडी रहेंगे। अब तीसरे प्रोजेक्ट और तीसरे डेवलपमेंट के अंदर बारे में बात करते हैं। वालूज के अंदर उनका जो प्लांट था वो 1987 से प्रोडक्शन के अंदर था, तो उसको बहुत ही काफ़ी साल हो गए, बहुत ही पुराना प्रोजेक्ट है। तो अभी वो उसको मेंटेन करना पड़ेगा, अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो उनका पूरा फैसिलिटी वेस्ट जाएगा। तो उसके लिए कंपनी ने अनदर 500 करोड़ का एक इन्वेस्टमेंट किया और अभी जो एग्जिस्टिंग प्लांट है वहाँ से 5 किलोमीटर दूर 22 एकड़ के अंदर एक नया ही प्रोजेक्ट वो डाल रहे हैं और पूरा नया फैसिलिटी के अंदर वही रेंज की अलग अलग प्रोडक्ट्स वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेगी। यानी कि एक पूरा नया फैसिलिटी बनेगा और नई टेक्नोलॉजी के उनके एक छोटे सा R&D डेवलपमेंट भी वहाँ पे बनाया जाएगा और उस प्लांट को अनदर 20-30 ईयर्स के लिए उसको यूटिलाइज करने की उनकी प्लानिंग है।
और एक फोर्थ डेवलपमेंट था वो एक ग्रीनफील्ड यूएसए के प्रोजेक्ट के बारे में है। वो एक आपने न्यूज़ काफ़ी बार सुना होगा कि एक बीकेटी यूएसए के अंदर प्लांट डाल रहा है अपने यूरोपियन एंड यूएसए की जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल करने के लिए, जल्दी से डिलीवरी देने के लिए। लेकिन फिर बाहर आप जाओगे तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएंगी, वहाँ पे लेबर कॉस्ट अलग है, एनवायरनमेंट के इश्यूज अलग अलग है। और ये न्यूज़ से एक्चुअली मार्केट ने हैमर किया था स्टॉक को, क्योंकि वो मार्केट ऐसा मान रहा था कि ये अलग गलत डिसीजन है, क्योंकि आप इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो आपकी लेबर कॉस्ट कम रहेगी, यानी कि आपको एक सस्ते प्राइस के अंदर आपकी प्रोडक्ट रेडी हो जाएगी। आप अगर यूएसए के अंदर जाके प्लांट डालते हो तो आपके जो प्राइस रहते हैं, लो कॉस्ट, आपके जो मार्जिन रहते हैं वो कम हो जाएंगे। वो डिसीजन अभी पेंडिंग है, वो यूएसए के अंदर प्लांट डालना है कि नहीं डालना है, उसको राइट नाउ इसको होल्ड किया गया है। देखते हैं आगे जाके इस कंपनी इसके बारे में क्या डेवलपमेंट, क्या न्यूज़ अपडेट देती है। चलिए अब स्टॉक के थोड़े फाइनेंशियल्स के बारे में समझते हैं। आपके सामने होल्डिंग रख देता हूँ। 58% प्रमोटर होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर, यानी कि बहुत ही अच्छा स्टेक प्रमोटर के पास है, प्रमोटर ग्रुप के पास है। अब हम समझते हैं कंपनी के पीयर कंपैरिजंस क्या है, उनके कंपटीटर कौन हैं। आप पूरा लिस्ट देख सकते हैं। इस लिस्ट के अंदर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा वैल्यूएशंस बालाकृष्णा टायर का है, यानी कि अगर आप राइट नाउ एज ऑन डेट जुलाई 2020 पोजीशन बनाना चाहते हो तो ये थोड़ा महंगा स्टॉक है अभी राइट नाउ, वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा है, आप अगर देख सकते हो तो। मुझे एक चीज़ थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, वो चीज़ थी, मैं आपके सामने एक उनकी सैलरी रख देता हूँ, पोड्डर ग्रुप की उनके जो मैनेजमेंट है, आप सैलरी जस्ट देखिए। अरविंद पोद्दार, राजीव पोद्दार की अगर आप सैलरी मिलाते हो तो इंसेंटिव और उनके सैलरी को मिला के ईयरली वो अराउंड 60 करोड़ रुपीस उनके जेब में जा रहे हैं। तो ये फिगर्स एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा है। आप अगर अदर कंपनी के मैनेजमेंट की सैलरी को कंपेयर करोगे तो ये सैलरी एक्चुअली सबसे ज़्यादा है, जो मेरे को अच्छी नहीं लगी। चलिए अब बात करते हैं कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट के बारे में। आप कंपनी के रिजल्ट्स देखेंगे 2016 के अंदर कंपनी के जो सेल्स थे वो 3000 करोड़ के आसपास थे। उसके बाद 17 के अंदर 3700 करोड़, फिर 18 के अंदर 4400 करोड़, 19 के अंदर 5010 करोड़। और अकॉर्डिंगली प्रॉफिट भी आप देख सकते हो। इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस फिगर को थोड़ा सा एनालिसिस करिए, कैसे कंपनी ग्रो कर रही है, उसके प्रॉफिट ग्रो कर रहे हैं। और जहाँ पे उनके प्रॉफिट डिक्लाइन हुए 2018 के अंदर, तो ये वो फेज़ है जब उन्होंने अपने कार्बन ब्लैक प्लांट के लिए अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था। तो प्रॉफिट थोड़ा सा उनका वहाँ पे फर्दर इन्वेस्टमेंट के अंदर चला गया था। मैंने इस कंपनी की फाइनेंशियल देखे, उनके जो मार्जिन थे वो अराउंड 25 से 28% के बीच में घूमते रहते हर एक साल, 25, 26, 27। और कंपनी एकदम डेब्ट फ्री कंपनी है, कंपनी के पास लॉन्ग टर्म बोरिंग नील है। आशा रखते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और कमेंट के अंदर बताइए कौन से फ्यूचर स्टॉक को आप एनालिसिस करना चाहते हो। और इस वीडियो को रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं भी आंसर करूंगा और हमारे जो सब्सक्राइबर है वो भी हेल्प करेंगे आपको आंसर देने के लिए। थैंक यू सो मच।